हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी हम लोग ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, मतलब प्रतिबिंब आपका कैसे बनता है, किस स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका साइज क्या होता है, वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है या उल्टा होता है। इन सारे स्थितियों को जानेंगे हम लोग, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका लाइट से संबंधित, प्रतिबिंब से संबंधित, उन सारे बातों को हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज़ इमेज फॉर्मेशन को लेकर के। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन समझेंगे हम लोग कि इमेज जो है कहाँ बनेगा जब वस्तु को कुछ विशेष स्थानों पर रखा जाए। ठीक है, तो अभी आपके पास दो तरह का लेंस होता है। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस होगा और एक आपका कॉनकेव लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉन्वेक्स मिरर होगा और कॉनकेव मिरर होगा। कहने का मतलब हो गया आपके पास जो दो तरह का दर्पण हो गया, एक हो गया आपके पास उत्तल दर्पण हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा ये हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग इस केस को अवतल दर्पण के लिए। तो हम लोग बना लेते हैं पहले अवतल दर्पण, और पोजीशन समझना। अभी ध्यान से देखिएगा, पोजीशन समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आप बढ़िया तरह से देख लीजिएगा, दोबारा कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास दर्पण है। कैसा दर्पण है ये आपके पास? तो ये आपके पास अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इंग्लिश हिंदी दोनों समझ लीजिएगा, आगे आपको बहुत कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, समझ में आएगा अच्छा तरह से। ठीक है, अगर ये दर्पण है तो दर्पण का जो ये भाग है ए और बी, अगर हम लोग बात करें ऊपर और नीचे, तो इस भाग को ए बी को हम लोग बोलते हैं द्वारक। ए बी को हम लोग कहते हैं द्वारक। ठीक है, अगर बात करें इस पोजीशन को पी को, तो इसको हम लोग बोलते हैं, पी को बोलते हैं ध्रुव। पी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, अगर बात करें इसका गोलाई का भाग, अगर हम लोग ये गोला बना दें तो इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर को बोलेंगे हम लोग वक्रता केंद्र। सी को बोलेंगे हम लोग वक्रता केंद्र। ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र हम लोग इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके बीच में, वक्रता केंद्र और पोल के बीच में, तो आधा भाग को बोलते हैं फोकस बिंदु। यानी अगर एफ के बारे में बोले तो एफ का क्या हो जाएगा आपका? फोकस बिंदु हो जाएगा। एफ क्या है आपका? फोकस बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब दूरी का बात करें तो ये आपका होता है फोकस दूरी। ठीक है, ये हो जाता है वक्रता त्रिज्या। ये दो चीज याद रखिएगा, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाएंगे, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से हम लोग दिखाएंगे। अब हम लोग को समझना है कि बॉडी को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए बॉडी को कहाँ रखना है, इधर का कोई पोजीशन होगा आपके पास इनफाइनाइट। ठीक है, इधर का जो पोजीशन है ये क्या है? इनफाइनाइट। हम लोग बॉडी को कहाँ कहाँ रखेंगे? एक होगा जब वस्तु को हम लोग रखेंगे इनफाइनाइट पर। ठीक है, दूसरा रख सकते हैं हम लोग वक्रता केंद्र पर। ठीक है, इनफाइनाइट हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तीसरा हम लोग रखेंगे फोकस पर। ठीक है, यहां आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है आपका। ठीक है, तो प्रतिबिंब वस्तु को रखे हम लोग सेंटर पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर रख दिए हम लोग, और एक पोल का स्थिति बनता है। बाकी देखिए, यानी कि अगर देखा जाए इसको एक नंबर बोले तो अगला पोजीशन जो बनता है ये आपका अनंत और सेंटर के बीच भी एक पोजीशन बनता है। ये पोजीशन हो गया अनंत और सेंटर के बीच में, ये दूसरा नंबर पोजीशन हो गया आपका। तीसरा प्रतिबिंब, तीसरा वस्तु हम लोग यहाँ रखेंगे। चौथा वस्तु हम लोग रखेंगे सेंटर और फोकस के बीच में। ये सेंटर और फोकस के बीच में चौथा वस्तु को हम लोग रख दिए। पांचवा वस्तु को रखेंगे हम लोग फोकस के ऊपर। पांचवा को रखेंगे हम लोग फोकस के ऊपर, और छठा वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच। कम से कम इतना पोजीशन आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपको आगे चल के काम कर जाएगा प्रतिबिंब का निर्माण में। कहाँ होगा, कैसे होगा,
किस साइज का बनेगा, ये चीज़ आपको दिखाने के लिए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पोजीशन आपको मिल गया, पहला वस्तु का स्थिति है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और ये 6 जगह वस्तु को रखें। अगर वस्तु को 6 जगह रखेंगे तो प्रतिबिंब भी आपका 6 जगह रखेगा। कुछ फिक्स बात है जिसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, अगर वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, फोकस पर बनेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा इसका रिवर्स, वस्तु फोकस पर होगा, वस्तु यदि फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये चीज याद रखिएगा, ये 2 चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला स्थिति क्या है? वस्तु को रखा गया है कहाँ पे? तो वस्तु को रखा गया है अनंत पर। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा और ये हो गया आपका प्रतिबिंब फोकस वाला, ठीक है। यानी जो 1 नंबर था, 1 नंबर का प्रतिबिंब आपका यहां बन रहा है, ये वाला बन रहा है 1 नंबर प्रतिबिंब। तो 1 नंबर और 5 नंबर को रिवर्स करेंगे हम लोग। 1 नंबर और 5 नंबर को रिवर्स करने का मतलब 1 से 5 जाएंगे और 5 से 1 जाएंगे। देखिए 1 से 5 हम लोग इधर जाएंगे और 5 से 1 हम लोग इधर जाएंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। जैसे हम लोग लिखे 1 2 3 4 5, तो उल्टा क्या लिखेंगे? 5 4 3 2 1। मतलब जो 1 नंबर का पोजीशन है वो पहुंच जाएगा 5 नंबर पर, 2 पहुंच जाएगा 4 पर, 3 3 पर ही रहेगा, 4 2 पर रहेगा, 5 1 पर रहेगा। मतलब वस्तु का पोजीशन आपका किस तरह से चेंज होगा। देखो जब वस्तु 1 नंबर पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया? 5 नंबर पर। देखिए लिखे है ना 1 का 5। अब जब वस्तु 2 नंबर पर है, जब वस्तु 2 नंबर पर है तो यहाँ देखो 2 नंबर का कहाँ पहुंच गया? 4 नंबर पर। तो 2 का 4, तो देखो दूसरा प्रतिबिंब यहाँ हो गया, 2 का 4 हो गया। 3 का 3, अगर 3 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 3 पर बनेगा। अगर वस्तु 4 पर है तो प्रतिबिंब 2 पर बनेगा, यानी अगला प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और अगर वस्तु 5 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। यानी कि ये हो गया आपका 1 नंबर वाला, ये 4 नंबर का प्रतिबिंब हो गया और ये हो गया आपका 5 नंबर वाला प्रतिबिंब। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर वस्तु 1 नंबर पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 5 नंबर पर। अगर 2 पर है तो बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 4 नंबर पर। 3 है तो 3 पर ही बनेगा। अगर वस्तु 4 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा? 2 नंबर पर आ जाएगा, यानी चौथा प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा। और जब वस्तु को रखा जाएगा 1 नंबर पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 5 नंबर पर बनेगा। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, किस वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्लियर? तो यहाँ से 5 पोजीशन आपका क्लियर हो जाएगा। अब 1 और 5 है क्या? तो 1 5 कहने का मतलब जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 1 नंबर यानी फोकस पर बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। आगे बढ़ें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इधर पीछे आएंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना। इधर से तीसरा पोजीशन कहाँ गया? वक्रता केंद्र पर। इधर से तीसरा कहाँ गया? वक्रता केंद्र पर। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा प्रतिबिंब भी कहाँ होगा? वक्रता केंद्र पर ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े 4 नंबर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच लेके गए, इधर हम लोग बढ़ेंगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। फिर आगे गए, जब वस्तु को फोकस पर लेके गए, इधर भी एक स्टेप आगे गए, वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका अनंत पर बनेगा। तो ये इस तरह से क्या होगा, जितना वस्तु है सबका प्रतिबिंब एक्सचेंज कर जाएगा। 1 का 5, 4 का 3, 2 का 2, इस तरह से करके 4 का 2, 3 का 3, 2 का
4 और 1 का 5, इस तरह से आपका क्या होगा, सारा प्रतिबिंब एक्सचेंज कर जाएगा। इस तरह से आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, अगला कंडीशन बच रहा है 6ठा नंबर, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से काफी बड़ा होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से क्या होगा, काफी बड़ा बनेगा। क्लियर है, दर्पण के पीछे और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। चलिए बाकी पांचों का पोजीशन आपको समझ में आ गया, आपको 6 का पोजीशन। अब हम लोग क्या देखेंगे कि साइज क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज देखेंगे हम लोग। तो देखिए प्रतिबिंब यहां से बनना शुरू हुआ है फोकस से, फोकस पर प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, यानी F पर बनेगा। और जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनने का मतलब काफी बड़ा और प्रतिबिंब फोकस बनने का मतलब काफी छोटा। तो प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा। और एक चीज याद रखिएगा कि सेंटर पर का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा वस्तु होगा। तो बाकी हम लोग ऐसे करके लाइन खींच देंगे। ये देखिए, ये बन गया आपका प्रतिबिंब का साइज। देखिए अब आप बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ है, फोकस पर, बिंदु आकार का। उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच थोड़ा सा बड़ा। उसके बाद वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर। उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा। और लास्ट में अनंत पर, जो कि वस्तु से क्या होगा, काफी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, सारे प्रतिबिंब का आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रतिबिंब उल्टा सीधा का कंडीशन में। तो देखिए प्रतिबिंब उल्टा सीधा कब बनेगा। अगर बात करें हम लोग 1 नंबर से, यानी फोकस से लेकर के अनंत तक, तो देखिए आपको क्लियर दिख रहा है फोकस के बाद वाला प्रतिबिंब लग रहा है कि उल्टा है। देखिए ये सब उल्टा लग रहा है ना, ये सारा प्रतिबिंब उल्टा है और साथ में फोकस पर भी बना प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, सारा प्रतिबिंब उल्टा और फोकस पर भी बना प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। और जितना प्रतिबिंब दर्पण में उल्टा होगा सबका सब क्या होगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यानी उल्टा प्रतिबिंब जितना होगा, उल्टा प्रतिबिंब क्या होगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जबकि सीधा प्रतिबिंब अगर आएगा, सीधा प्रतिबिंब आएगा तो ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, सीधा प्रतिबिंब क्या होगा, आपका काल्पनिक होगा। और उल्टा प्रतिबिंब क्या होगा, आपका जो भी होगा सबका सब क्या होगा, वास्तविक होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो फाइनली देखा जाए जो F पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये बिंदु आकार का होने के कारण ये आपको क्या है, आपको उल्टा सीधा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जितना प्रतिबिंब है सबका सब क्या है, आपका उल्टा प्रतिबिंब है। यानी ये पांचों का पांचों आपका उल्टा प्रतिबिंब है। और उल्टा प्रतिबिंब मतलब ये सबका सब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब आपका बन रहा है, पांचों स्थिति। छठा स्थिति जो आपके पास है, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे बनने का मतलब ये हो गया कि काल्पनिक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, सीधा प्रतिबिंब है। और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से आपके पास ये 3 क्वेश्चन बनता है कि किस वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पहला स्थिति। उसके बाद प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, छोटा बड़ा बराबर क्या होगा, ये चीज होता है। और अगला स्थिति होता है कि उल्टा सीधा। तो एक ही प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है जो दर्पण के पीछे बनता है, और सीधा प्रतिबिंब आपका क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो ये प्रतिबिंब आपका क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब आपका होगा। ठीक है, ये सारा बात क्लियर है। ये प्रतिबिंब आपका क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। और बाकी सारा का सारा प्रतिबिंब आपका क्या हो गया, वास्तविक हो गया। ठीक है, साइज समझ में आ गया। ये सबसे छोटा, ये बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। ठीक है, ये दोनों बराबर, सेंटर वाला सब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं किस वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, इसका लैंग्वेज भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने का, इंग्लिश में है, समझ में आ जाएगा हालांकि आपको। ठीक है, तो देखिए
सॉरी हिंदी में ही है, चलिए बढ़िया है, हमको लगा शायद इंग्लिश में टाइपिंग हो गया, बढ़िया है। चलो देखो क्या है, पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, अभी दिखाए थे आपको हम फिगर में, जब वस्तु अनंत पर था, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बताए थे। अगर अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, और फोकस रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, अनंत पर है तो ये कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब देखो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अभी बताए थे ना, ये था आपका अनंत, ये था वक्रता केंद्र, ये था फोकस, और ये इसके बीच का स्थिति। जब अनंत पर है तो फोकस पर, जब अनंत और वक्रता के बीच तो फोकस और वक्रता के बीच। तो देखिए प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यानी इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। तीसरा स्थिति देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा आपका, ठीक है। चौथा स्थिति देखिए, जब वस्तु फोकस और वक्रता के बीच है, देखिए वक्रता केंद्र ये, फोकस ये, इसके बीच आया, यानी वस्तु उठ के यहाँ आ गया तो प्रतिबिंब इधर जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो देखिए प्रतिबिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ये पोजीशन बन रहा है आपका। अगला, जब वस्तु फोकस पर हो तो फोकस वाला कहाँ बनेगा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगला स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, वस्तु को जब ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब पीछे जाएगा, तो देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला गया। और एक और स्थिति होता है जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा। यहाँ देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 कंडीशन बताएं आपको, ये 7 को आप ध्यान में रख सकते हैं। ध्रुव पर बनेगा, और ध्रुव पर बना प्रतिबिंब जो है ना सेम आकार का होता है, जितना वस्तु होता है वही प्रतिबिंब होता है। चलिए प्रकृति देखिए, हम क्या बोले, फोकस से लेके अनंत तक जितना होगा सब क्या होगा, उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो देखिए सब में लिखा है, पहला है वास्तविक उल्टा, कौन सा, जब वस्तु अनंत, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। फिर देखिए फोकस और वक्रता के बीच वास्तविक उल्टा, फिर केंद्र पर बना वास्तविक उल्टा, फिर वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो सबका सब क्या होगा, वास्तविक उल्टा। ये पांचों एक जैसा है। छठा कंडीशन, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है तो पीछे बनेगा, तो पीछे सीधा बनेगा, तो सीधा है तो क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। दोनों में अगर ध्रुव पर भी रहेगा तब भी क्या होगा, आभासी और सीधा रहेगा। तो उल्टा सीधा समझ में आ गया। अब छोटा बड़ा क्या बोले, फोकस का प्रतिबिंब सबसे छोटा बिंदु आकार का, तो देखिए फोकस वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत वाला फोकस सबसे छोटा, बहुत छोटा। अब बहुत छोटा मतलब क्या हो गया, बिंदु आकार का प्रतिबिंब यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ प्रतिबिंब आपका क्या रहेगा, बिंदु आकार का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब क्या बोले, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये बराबर, ये सबसे बड़ा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा, वस्तु से थोड़ा छोटा। तीसरा, जब वक्रता केंद्र पर बनेगा तो वस्तु के बराबर रहेगा। उसके बाद बड़ा होना है, तो जब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता के बीच बनेगा तो वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, और जब प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत मतलब बहुत बड़ा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। अब है पीछे वाला, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो पीछे वाला वस्तु से तो बड़ा बनेगा ही, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। और ध्रुव वाला, तो ध्रुव वाला क्या होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। ठीक है। तो इतना कंडीशन को आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आपका इसका एक भी नहीं बचेगा आपका, अगर इतना आप याद रखते हैं तो। ठीक है। इसके बाद हम लोग उत्तल का देखेंगे, लेकिन उत्तल का बाद में देखेंगे, पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उत्तल में ज़्यादा पॉइंट है नहीं आपको, हम लोग दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में आपको। ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। ठीक है। लेंस की क्षमता, पावर बोलते हैं, क्षमता को किससे दिखाते हैं, P से सूचित किया जाता है। लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी जब प्रकाश जो होता है
लेंस से पड़ता है तो उसके बाद क्या होता है, अपवर्तित होकर के वो क्या होता है, या तो अभिलंब के या तो फोकस के तरफ मुड़ जाएगा या फोकस से दूर भाग जाएगा। जब फोकस के तरफ आकर के मुड़ जाएगा पैरेलल लाइट, तो इस प्रोसेस को अभिसारी बोलते हैं हम लोग, और इसी कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पी से सूचित करते हैं लेंस की क्षमता को। लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी पावर इक्वल टू क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती 1/f होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसको d से दिखाते हैं। चूंकि ये 1/f है यानी 1/मीटर है। अब 1/मीटर को हम लोग मीटर का पावर -1 कह सकते हैं, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं पर मीटर। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पर मीटर कह सकते हैं। यानी लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा वो पर मीटर होगा, या हम लोग इसी को क्या कहेंगे, डायोप्टर हम लोग कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, वस्तु द्वारा खुले आंखों पर बने कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वस्तु है, इसके द्वारा आंख पर जो कोण बनेगा इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्शन कोण हम लोग कहेंगे। ठीक है, इस वस्तु के द्वारा आंख पर जो कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दर्शन कोण के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये दर्शन कोण हो गया आपका। दूरी बढ़ने के साथ दर्शन कोण के मान में कमी आता है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं तो अभी आपका एंगल ज़्यादा बनेगा, जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे आपके आंख पर एंगल कम होते जाएगा। इसी कारण से वस्तु हमको छोटा दिखाई दे जाता है। दूर का वस्तु जब नज़दीक आएगा तो एंगल का मान बढ़ेगा और वस्तु क्या होगा, बड़ा दिखने लगेगा। तो आपको बोला गया दूरी बढ़ने के साथ दर्शन कोण के मान में क्या होती है, कमी आती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आवर्धन क्षमता को m से दिखाते हैं, स्मॉल m होगा यहाँ पर। आवर्धन क्षमता को m द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग जानते हैं आवर्धन क्षमता क्या होता है, m होता है जो होता है h2/h1, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फोकस पर अभिसरित हो जाती है। इसी कारण से इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस में ऐसा देखने को मिलता है कि आपके पास अगर कोई उत्तल लेंस है, आपके पास अगर कोई उत्तल लेंस है तो जो भी लाइट पड़ता है अपवर्तन के बाद ये क्या होता है, फोकस पर जा करके मुड़ जाता है। तो ये मुड़ने की प्रोसेस को अभिसारी प्रोसेस बोलते हैं, यानी अभिसरित होना बोलते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी, जबकि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें। अवतल का बात होने लगा, अभी उत्तल बोल रहे थे, अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, अवतल ले रहे हैं। अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बाहर की ओर अभिसरित हो जाती है। देखो अपसरित हो जाती है, ये आपका अवतल लेंस है। इसमें उत्तल में क्या था, सब जाके यहाँ मिल गया था, इसमें मिलेगा नहीं। ये कहाँ होगा, ये सब का सब क्या होगा, बाहर भाग जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, यानी कि डाइवर्स हो जाना बोलते हैं। अपसरित होना मतलब क्या, डाइवर्स हो जाना। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि अपसरित लेंस, अपसारी लेंस हम लोग कहते हैं। अर्थात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। ये पीछे जाके ऐसा लगेगा कि ये पीछे जाकर के मिला है, ठीक है, प्रतीत होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर है। कुछ पॉइंट है, जैसे कि वायु का अपवर्तनांक अगर बात करें हम लोग 1.0003 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 1 भी हम लोग मानते हैं। यानी कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003 होता है, जिसको लगभग 1 हम लोग मानते हैं। तथा जल का अपवर्तनांक बात करें तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है, याद रखिएगा। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। केरोसिन का कितना होता है, 1.44 होता है। तारपीन तेल का अपवर्तनांक 1.48 होता है। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक आपका 1.47 होता है।
इसके बाद है आपका, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, बर्फ का। तो बर्फ का अगर अपवर्तनांक बात करें हम लोग, तो बर्फ का अपवर्तनांक आपका होता है 1.32, टारपीन तेल का हो गया था 1.48, ग्लिसरीन का 1.47, बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.32 और क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है। ठीक है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है आपका 1.52 होता है। इतना पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रतिबिंब का बनना, जो हम लोग पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा। अभी देखे तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अब देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है, उत्तल अवतल कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उत्तल में ज़्यादा झमेला नहीं है, एक ही कंडीशन बनेगा, इसलिए ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। अगर आपके पास दर्पण उत्तल है, अगर आपके पास दर्पण उत्तल है और यहाँ कहीं अनंत है, ये आपका पोल है, इधर आपका फोकस होगा। ठीक है, यहाँ आपका सेंटर भी होगा आपका और सब चीज़ होगा। तो खैर यहाँ इतना दिखाने का आपको ज़रूरत नहीं है, जो दिखा रही है देखिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए क्या होगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। वही सेम केस जो हम लोग इससे पहले देख रहे थे, सेम वही चीज होगा। पहले वाला में भी आपका क्या था, अवतल में भी क्या था आपका, जब वस्तु को फोकस पर रख रहे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पर। यहाँ भी वही होगा, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो पहला वाला हो गया आपका ये। ठीक है, और साइज भी काफी छोटा होगा। हाँ, एक चीज याद रखेंगे, इसमें जितना प्रतिबिंब बनेगा सबका सब सीधा होगा, सारा प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। और जब प्रतिबिंब आपका सीधा रहेगा तो सीधा प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, आभासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, आभासी कहलाएगा। ठीक है, तो सीधा प्रतिबिंब, जैसे पहला प्रतिबिंब यहाँ है, ये बिंदु आकार का बनेगा, पहला प्रतिबिंब आपका बिंदु आकार का बनेगा और काफी छोटा बिंदु आकार तो हो ही गया, सीधा भी होगा, और सीधा होगा तो क्या होगा, आभासी होगा। याद रखिएगा ये कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को अनंत और पोल के बीच कहीं भी रखेंगे, अनंत और पोल के बीच कहीं रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पोजीशन बोले, आराम से ध्यान रखिए, कोई भी पोजीशन बोले, हर हाल में प्रतिबिंब जो है इसका पोल और फोकस के बीच बनेगा। कहीं भी रखे वस्तु को, उत्तल का बात हो रहा है, उत्तल दर्पण का, वस्तु को पोल और अनंत के बीच कहीं भी रखेगा, प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच बनेगा। और सारा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सारा प्रतिबिंब, जितना प्रतिबिंब बनेगा सबका सब छोटा बनेगा, याद रखिएगा। तो इस बीच में वस्तु कहीं भी रखेंगे, अनंत एवं ध्रुव के बीच वस्तु को कहीं भी रखा जाए, वस्तु को कहीं भी रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस एवं ध्रुव के बीच बनेगा, ध्रुव के बीच बनेगा, एवं आकार छोटा सीधा एवं वास्तविक प्राप्त होगा। छोटा सीधा एवं वास्तविक
प्राप्त होगा। ये पॉइंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर है? तो आज हमने जो वीडियो तैयार किया है आपको दिया है, उम्मीद करते हैं सारा चीज़ समझ में आया होगा। और अगर आप इतना देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं ये आधे घंटे की वीडियो से आपका जो आपका 20-25 मिनट का वीडियो है, इससे आपका एक आध दो क्वेश्चन 100% आपका बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा सारा को जितना भी करवाया गया है उसको आप 100% कॉपी पर लिख करके नोट डाउन करके बनाइए। अगर आपको फिगर बनाने में इमेज फॉर्मेशन का वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि सर इमेज फॉर्म किस तरह से होता है उसका वीडियो बनाइए, तो उसका वीडियो हम आपको बना देंगे। ठीक है, और अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जो आपको दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी आपको एक वीडियो बना करके दे देंगे जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दिया। और हाँ, एक बात बोल रहे थे, अगर आपका ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अगर कोई जूनियर है जो 10th क्लास में इमेज फॉर्मेशन के लिए मतलब दिक्कत हो रहा है समझने में, तो उनको भी बता दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में जो 10th का फिजिक्स है उसमें भी ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन दे ही देता है। तो उसको बता दीजिए कि ये वीडियो देख लो, वो भी देखेगा तो आसानी से उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।